नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की इस कड़ी के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो हम लेके आए हैं। एचएससी, सीआरपीएफ, एमपीसीएचओ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जिनको विद रैशनल हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। आज के एमसीक्यू जो है हमारे न्यूट्रिशन सब्जेक्ट के ऊपर बेस रहेंगे। हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट इज इन। फर्स्ट ऑप्शन है रेड ग्राम, ब्लैक ग्राम, बेंगल ग्राम, सोयाबीन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने पूछा है हाईएस्ट प्रोटीन जो होता है वो किसके अंदर ज्यादा हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट कौन सा है? रेड ग्राम, ब्लैक ग्राम, बेंगल ग्राम और सोयाबीन। बहुत अच्छे, एक्सीलेंट, मैक्सिमम लोगों ने ठीक जवाब दिया है। डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सोयाबीन जो होता है वो हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट जो होता है, सोयाबीन जो है वो सबसे रिचेस्ट होता है। जितनी भी दालें होती है, पल्सेज होती है, उसमें सबसे रिचेस्ट सोर्स होता है प्रोटीन का। 100 ग्राम सोयाबीन के अंदर लगभग 43% जो होता है, 43.2% के आसपास जो है वो प्रोटीन पाया जाता है। और बाकी सारी पल्सेज जो होती है वो लगभग 17 to 25% के आसपास प्रोटीन कंटेन करती है। सोयाबीन 100 ग्राम के अंदर 43 ग्राम के आसपास हमने बोला कि प्रोटीन वहां पे पाया जाता है। और सोयाबीन के अंदर 20 ग्राम फैट होता है ना। 100 ग्राम सोयाबीन में 20 ग्राम फैट होता है। और 100 ग्राम सोयाबीन के अंदर लगभग 4 ग्राम के आसपास मिनरल्स होते हैं, है ना। तो इसका मतलब 100 ग्राम सोयाबीन के अंदर 43 ग्राम सिर्फ प्रोटीन होता है। 43 ग्राम, 43% लगभग, ये बहुत ज्यादा अमाउंट में। और इसकी वजह से सोयाबीन को प्रोटीन का रिसोर्स मानते हैं। सोयाबीन में प्रोटीन के अलावा फैट, कैल्शियम, आयरन, विटामिन बी 1, बी 2, बी 3 ये सारे भी बाकी दालों की तुलना में ज्यादा पाए जाते हैं। इसलिए सोयाबीन एक हेल्दी फूड है इन द पॉइंट ऑफ व्यू प्रोटीन। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल वैल्यू इज मैक्सिमम ऑफ। बायोलॉजिकल वैल्यू जो है वो किसकी मैक्सिमम होती है? एग, मिल्क, सोयाबीन, पल्सेस। चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। बायोलॉजिकल वैल्यू पूछिए, बायोलॉजिकल वैल्यू जो होती है वो मैक्सिमम किसकी होती है? एग, मिल्क, सोयाबीन और पल्सेस। चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। विच हैव मैक्सिमम बायोलॉजिकल वैल्यू? बहुत बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने करेक्ट जवाब दिया है। मैक्सिमम बायोलॉजिकल वैल्यू जो होती है वो रहती है एग की। बहुत बढ़िया, ए इज द करेक्ट वन। एग जो होता है इसकी मैक्सिमम बायोलॉजिकल वैल्यू रहती है। अगर आपको क्वेश्चन पूछे बायोलॉजिकल वैल्यू इज मैक्सिमम इन, तो करेक्ट आंसर क्या बनना चाहिए? एग। एग हैव मैक्सिमम बायोलॉजिकल वैल्यू। क्वेश्चन है रेफरेंस प्रोटीन इज। किसको रेफरेंस प्रोटीन माना जाता है? रेफरेंस प्रोटीन किसको बोला जाता है ना? कौन सा फूड आइटम है जिसको रेफरेंस प्रोटीन बोला जाता है? एग, मिल्क, मीट, पल्सेस। रेफरेंस प्रोटीन का पूछा है, व्हाट इज द करेक्ट वन? बहुत अच्छे, मैक्सिमम पीपल आर करेक्ट। रेफरेंस प्रोटीन जो है वो किसको माना जाता है? एग को। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ए इज द करेक्ट वन। रेफरेंस बायोलॉजिकल वैल्यू भी पूछे तो जवाब है एग, रेफरेंस प्रोटीन का भी पूछे तो जवाब क्या बनेगा? एग। तो ए इज द करेक्ट वन। केजल्स नेकलेस इज सीन इन डेफिशिएंसी ऑफ। क्वेश्चन ने पूछा है केजल नेकलेस जो होता है वो देखा जाता है किसकी डेफिशिएंसी में? विटामिन ए, विटामिन बी 3, विटामिन बी 6, विटामिन डी। केजल्स नेकलेस, फटाफट से अपना जवाब पुट करिएगा। किसकी डेफिशिएंसी में देखने को मिलता है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मैक्सिमम पीपल आर करेक्ट, एक्सीलेंट। बी इज द करेक्ट वन, दैट इज विटामिन बी 3। विटामिन बी 3 जिसका दूसरा नाम है नियासिन। बहुत बढ़िया, विटामिन बी 3 क्या नाम है? नियासिन। नियासिन, विटामिन बी 3 जिसका दूसरा नाम है नियासिन। नियासिन की डेफिशिएंसी से पेलेग्रा नाम की बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है? पेलेग्रा। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। नियासिन की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होता है? क्या जवाब है? पेलेग्रा। ये जो पेलेग्रा बीमारी होती है इसमें 4D साइन होते हैं। नियासिन की डेफिशिएंसी से पेलेग्रा बीमारी होती है। पेलेग्रा में 4D साइन होते हैं। इस 4D में एक डी का मतलब होता है डायरिया, एक डी का मतलब होता है डर्मेटाइटिस,
एक डी का मतलब होता है डिमेंशिया और लास्ट डी का मतलब होता है डेथ। 4 डी साइन कौन सी बीमारी में देखने को मिलते हैं? पेलेग्रा। तो 4 डी साइन डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया और डेथ। ये जो नियासिन बीमारी होती है इसके इसमें स्किन के ऊपर रैसेज बनते हैं। स्किन जो है वो पिगमेंटेड और थोड़ी स्केली हो जाती है। और स्किन के जो एरिया जब सनलाइट के एक्सपोजर में आते हैं तो वो स्केली और जो पिगमेंटेड स्किन है वो ज्यादातर नेक के एरिया में देखने को मिलती है। और वो नेक के एरिया में जो पिगमेंटेड और स्केली स्किन है उसको केगल नेकलेस के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी, दैट इज विटामिन बी 3 नियासिन की डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारी होती है पेलेग्रा। और उसमें जो डर्मेटाइटिस होता है उसमें पिगमेंटेड स्किन जो नेक की रहती है, जो सनलाइट के एक्सपोजर की वजह से होती है स्केली स्किन, उसको बोलते हैं केगल नेकलेस। नेक के अराउंड स्किन का पिगमेंटेड और स्केली होना। फर्स्ट क्लिनिकल साइन पूछा है विटामिन ए की डेफिशिएंसी का। विटामिन ए की डेफिशिएंसी का फर्स्ट क्लिनिकल साइन यहाँ पे पूछा है। ऑप्शन में नाइट ब्लाइंडनेस, कंजक्टाइवल जीरोसिस, बाइटट स्पॉट्स, किरेटो मलेशिया। फटाफट से अपना जवाब पुट करिएगा। फर्स्ट क्लिनिकल साइन ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी। जोर दीजिएगा साइन के ऊपर। साइन पूछा है, सिम्टम नहीं पूछा है। बहुत अच्छे, मैक्सिमम पीपल ने ठीक जवाब दिया है। फर्स्ट क्लिनिकल साइन होता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी का कंजक्टाइवल जीरोसिस। यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी। बी करेक्ट आंसर है। कंजक्टाइवल जीरोसिस जो है वो फर्स्ट क्लिनिकल साइन है, फर्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है विटामिन ए की डेफिशिएंसी का, है ना। ये एक ओक्यूलर आंख का साइन है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से ये देखने को मिलता है। आंख का साइन है कंजक्टाइवल जीरोसिस। कंजक्टाइवल जीरोसिस जो है इसको साइन बोलते हैं। और अगर आपको यहीं पे पूछ दे कि फर्स्ट क्लिनिकल सिम्टम क्या होता है, साइन की जगह आपको क्या पूछ दे? सिम्टम, सिम्टम्स। फर्स्ट क्लिनिकल सिम्टम बताओ विटामिन ए की डेफिशिएंसी का, तो आपका जवाब होना चाहिए नाइट ब्लाइंडनेस। अगर आपको पूछे फर्स्ट क्लिनिकल सिम्टम क्या होता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी का, तो जवाब क्या होगा? नाइट ब्लाइंडनेस। कंजक्टाइवल जीरोसिस क्लिनिकल साइन है, नाइट ब्लाइंडनेस क्लिनिकल सिम्टम है। कंजक्टाइवल जीरोसिस जिसमें जीरेटो ऑप्थेल्मिया होता है। और इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि जो आई होती है वो इमर्जिंग लाइक सैंड बैंक की तरह हो जाती है ना। एकदम टाइड वाली आई देखने को मिलती है। ड्राईनेस देखने को मिलता है कंजक्टिवा का। एक ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ बाइटेट स्पॉट, ऑप्शन सी के अंदर। तो बाइटेट स्पॉट जो होता है वो एकदम ट्रायंगुलर शेप का पर्ली व्हाइटिश येलोइश फॉर्मी स्पॉट होता है जो बल्बार कंजक्टिवा के ऊपर देखने को मिलता है। यंग चिल्ड्रन में ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी को इंडिकेट करता है बाइटेट स्पॉट। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? कंजक्टिवल जीरोसिस क्लिनिकल साइन। सिम्टम पूछे तो नाइट ब्लाइंडनेस। रिकमेंडेड डेली अलाउंस ऑफ फ्री फोलेट इन प्रेगनेंसी इज। क्वेश्चन ने पूछा है रिकमेंडेड डेली अलाउंस, आरडीए पूछा है। आरडीए पूछा है और किसका आरडीए पूछा है? रिकमेंडेड डेली अलाउंस को शॉर्ट में आरडीए लिखते हैं। किसका आरडीए पूछा है? फ्री फोलेट का आरडीए पूछा है प्रेगनेंसी के अंदर। तो प्रेगनेंसी के अंदर आपको फ्री फोलेट का आरडीए बताना है। व्हाट इज द आरडीए ऑफ फ्री फोलेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? 500 माइक्रोग्राम, 150 माइक्रोग्राम, 300 माइक्रोग्राम, 400 माइक्रोग्राम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, मैक्सिमम पीपल ने करेक्ट जवाब दिया है। देखिएगा अकॉर्डिंग टू द एज, हम आरडीए देखें फोलेट का अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप। अगर हेल्दी एडल्ट का आरडीए पूछे आपको फोलेट का, अगर एडल्ट का आरडीए पूछे तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए 200 माइक्रोग्राम। एडल्ट का फोलेट का आरडीए होता है 2 ग्राम, 200 माइक्रोग्राम। प्रेगनेंसी में अगर आपको पूछे आरडीए कितना होता है जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है, तो करेक्ट आंसर होता है 500 माइक्रोग्राम। प्रेगनेंसी में पूछे तो 500 माइक्रोग्राम। अगर आपको आरडीए पूछे लैक्टेशन के समय कितना होता है ना, लैक्टेशन के समय फोलेट का आरडीए पूछे तो आपका जवाब होना चाहिए 300 माइक्रोग्राम। लैक्टेशन के समय होता है 300 माइक्रोग्राम। और अगर आपको आरडीए पूछे चिल्ड्रन के अंदर, चिल्ड्रन के अंदर अगर ये आरडीए पूछे तो जवाब होना चाहिए 100 माइक्रोग्राम। चिल्ड्रन में 100 माइक्रोग्राम, एडल्ट में 200, लैक्टेशन में 300, प्रेगनेंसी में 500। यहाँ पे प्रेगनेंसी में पूछा इसलिए जवाब क्या बनेगा? 500 माइक्रोग्राम। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। ए करेक्ट आंसर। 300 कब है? लैक्टेशन के अंदर। 400 150 नहीं होता है। 200 एडल्ट में, चिल्ड्रन में 100।
इसके अलावा जो आयरन फोलिक एसिड कंटेनिंग टेबलेट होती है, आईएफए की जो टेबलेट होती है, वो एक एडल्ट को जब हम देते हैं, है ना, ये एडल्ट को जब टेबलेट दी जाती है तो 100 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन और 500 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड, 100 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन और 500 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड दिया जाता है 100 दिन के लिए, 100 डेज के लिए किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को ये रिप्लेसमेंट देना होता है। 100 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन, 500 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड 100 दिनों के लिए मिनिमम देना होता है प्रेगनेंसी के समय एडल्ट के अंदर। और वहीं अगर चिल्ड्रन की बात करें, बच्चों की, चिल्ड्रन की बात करें तो चाइल्ड के अंदर पीडियाट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू में 20 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन, 100 की जगह कितना, 20 मिलीग्राम। और अगर हम फोलिक एसिड की बात करें तो 500 की जगह 100 माइक्रोग्राम। तो फोलिक एसिड तो 100 माइक्रोग्राम और आयरन 20 मिलीग्राम। ये फोलिक एसिड, ये है आयरन और ये है फोलिक एसिड। एडल्ट के अंदर ये है आयरन और ये है फोलिक एसिड। तो 20 मिलीग्राम आयरन और 100 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड किसी चिल्ड्रन के अंदर 100 दिनों के लिए दिया जाना चाहिए हर साल। एक साल में 365 दिन होते हैं तो मिनिमम 100 दिन देना होता है और ऐसा 5 साल तक देना होता है। तो ये दो अलग अलग आयरन और फोलिक एसिड की डोज से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर है 500 माइक्रोग्राम जो प्रेगनेंसी में दिया जाता है। विटामिन डी इज मैक्सिमम इन, विटामिन डी जो होता है वो मैक्सिमम किस में होता है? ऑप्शन है मिल्क, फिश फैट, एग्स, कोड लीवर ऑयल। फटाफट से अपना जवाब लिखिएगा। विटामिन डी जो कि एक हार्मोन भी है, कैल्सिट्रायोल हार्मोनल फॉर्म होती है विटामिन डी की, मैक्सिमम अमाउंट में किस में पाया जाता है? मिल्क, फिश फैट, एग, कोड लिवर ऑयल। बहुत बढ़िया, मैक्सिमम पीपल आर करेक्ट। विटामिन डी जो होता है वो मैक्सिमम पाया जाता है कोड लिवर ऑयल में। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? डी। कोड लिवर ऑयल में विटामिन डी मैक्सिमम होता है। ओवरऑल विटामिन डी का जो रिच सोर्स अगर कोई पूछे तो इसका करेक्ट आंसर होता है हेल हेली, HALI, हेली बुट लीवर ऑयल, लीवर ऑयल। अगर ओवरऑल रिच सोर्स पूछे तो क्या जवाब होना चाहिए? हेली, HALI, हेली बुट लीवर ऑयल। लेकिन अगर विटामिन डी की मैक्सिमम पूछे तो जवाब क्या होना चाहिए? कोड लिवर ऑयल। तो डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डोज ऑफ विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिक इन 6 to 11 मंथ ओल्ड चाइल्ड, 6 से 11 महीने के बच्चे के अंदर विटामिन ए की प्रोफाइलैक्टिक डोज यहाँ पे पूछिए। विटामिन ए की डेफिशिएंसी डिजीज नहीं हो तो विटामिन ए की प्रोफाइलैक्टिक डोज यहाँ पे पूछिए 6 से 11 महीने की उम्र के बच्चे में। 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, 30,000 इंटरनेशनल यूनिट, 60,000 इंटरनेशनल यूनिट, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। चार ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। विटामिन ए की प्रोफाइलैक्टिक डोज आपको यहाँ पे बतानी है। फटाफट से जवाब लिखिएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, NIN जो है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ पे है ये? NIN हैदराबाद के अंदर। NIN कहाँ पे है? हैदराबाद, हैदराबाद। उन्होंने ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट करने के लिए, न्यूट्रिशन विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से ब्लाइंडनेस होती है, उसको प्रिवेंट करने के लिए प्रोफाइलैक्टिक डोज देना उचित समझा और उन्होंने एक स्ट्रेटर्जी बनाई। और उस स्ट्रेटर्जी के अनुसार अगर बच्चे की उम्र 6 महीने से कम है, अगर बच्चे की उम्र 6 मंथ से कम है तो 50,000, 50,000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए देना है। अगर बच्चे की उम्र 6 महीने से लेके 1 साल के बीच में है, 6 मंथ टू 1 ईयर, इसके बीच में है, तो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए की डोज देनी होती है। और अगर बच्चे की उम्र 1 साल से लेके 6 साल के बीच में है तो उस बच्चे में 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए देना होता है। ये 3 तरह की कैटेगरी बनाई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन जो कि हैदराबाद में, उन्होंने ये बताया है 6 महीने से कम, 6 महीने से 1 साल, 1 साल से 6 साल का बच्चा। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है 6 से 11 महीना, इसका मतलब ये कौन सी कैटेगरी का बच्चा है? दूसरी कैटेगरी का। तो कितना देंगे? 1 लाख। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? डी, दैट इज 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। तो डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विटामिन ए की डोज, प्रोफाइलैक्टिक डोज 6 से 11 महीने ओल्ड चाइल्ड के अंदर 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। Which of the following is supposed to prevent congenital neural, it's not mural, it's neural, congenital neural tube defect? कौन सा congenital neural tube defect को प्रिवेंट करने में मदद करेगा? थियामिन, राइबोफ्लेविन,
पायरिडॉक्सिन, फॉलिक एसिड। आज के सेशन का सबसे इजी क्वेश्चन, मल्टीपल टाइम आस्किंग क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा हुआ सवाल, लेकिन सबसे इजी, क्योंकि कई बार पूछ लिया इसलिए हमें अच्छे से पता है। और सब लोगों ने बिल्कुल करेक्ट जवाब दिया, एक्सीलेंट। विटामिन B9 जिसको हम बोलते हैं, फोलिक एसिड, विटामिन B9, फोलिक एसिड, डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, एंटीडीज, स्पाइना बाइफिडा, है ना, स्पाइना बाइफिडा, स्पाइना बाइफिडा। वर्टिबल कॉलम जो होता है उसकी फ्यूजन नहीं हो पाती है और पोस्टीरियर साइड से वो खुला रह जाता है, स्पाइना बाइफिडा कहते हैं। दो टाइप होते हैं, एक ओकल्टा होता है और दूसरा सिस्टिका होता है। एक ओकल्टा होता है और दूसरा सिस्टिका होता है। और सिस्टिका में दो टाइप होते हैं, एक मेनिंजोसील होता है और एक माइलो मेनिंजोसील होता है। एक मेनिंजोसील होता है और एक माइलो मेनिंजोसील होता है, मेनिंजोसील होता है। तो ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो है, इसके प्रिवेंशन के लिए फोलिक एसिड देना होता है। प्रेगनेंसी कंसीव करने के 1 महीना पहले, 1 मंथ प्रायर, 1 महीना पहले ही फोलिक एसिड शुरू कर देना होता है और ये पूरी प्रेगनेंसी देना होता है ताकि बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ना हो। करेक्ट आंसर है डी, फोलिक एसिड। बेस्ट टेस्ट टू डिटेक्ट आयरन डेफिशिएंसी इन कम्युनिटी इज, बेस्ट टेस्ट टू डिटेक्ट आयरन डेफिशिएंसी इन कम्युनिटी, कम्युनिटी में आयरन की डेफिशिएंसी को डिटेक्ट करने का सबसे बेस्ट टेस्ट पूछा है यहाँ पे। ऑप्शन है सीरम ट्रांसफेरिन, सीरम फेरिटिन, सीरम आयरन और हीमोग्लोबिन। चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, फटाफट से जवाब लिखिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे, कुछ लोगों ने बिल्कुल सही लिखा है, बहुत बढ़िया। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सीरम फेरिटिन इज द बेस्ट टेस्ट टू असेस आयरन डेफिशिएंसी। सीरम आयरन घोटा है, सी आंसर नहीं रहेगा, बी आंसर करेक्ट है, सीरम फेरिटिन, जो कि आयरन की कौन सी फॉर्म होती है, स्टोर फॉर्म, है ना, स्टोर फॉर्म ऑफ आयरन, स्टोर फॉर्म ऑफ आयरन, आयरन की स्टोर फॉर्म किसको बोलते हैं, सीरम फेरिटिन को। और ये बेस्ट टेस्ट है, ये असेस करने के लिए सबसे मोस्ट सेंसिटिव टूल है आयरन का स्टेटस पता करने का अपनी बॉडी के अंदर, स्टोर फॉर्म आयरन, सीरम फेरिटिन। तो करेक्ट आंसर है बी। एन एडल्ट प्रेग्नेंट फीमेल इज टर्म्ड एनीमिक, एक एडल्ट प्रेग्नेंट फीमेल जो है उसको हमने टर्म एनीमिक बोला, उसको एनीमिक बोला। अगर उसका हीमोग्लोबिन कितने से कम हो तब उसको एनीमिक बोला जाएगा। एक एडल्ट टर्म फीमेल के में हीमोग्लोबिन का लेवल कितने से कम होगा तब उसको एनीमिक की कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा। लेस देन 11, लेस देन 12, लेस देन 13 और लेस देन 14। चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। एक एडल्ट प्रेग्नेंट फीमेल है, उसका एनीमिया की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द WHO होती है लेस देन 11 ग्राम पर डीएल। मैक्सिमम पीपल आर करेक्ट, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, ए करेक्ट आंसर है। 11 से कम है और लेडी अगर प्रेग्नेंट है तो उसको हम एनीमिया की कैटेगरी में रखते हैं, है ना, 11 से कम। अगर वहीं पे वो लेडी नॉन प्रेग्नेंट है, वो लेडी कैसी है, प्रेग्नेंट नहीं है, नॉन प्रेग्नेंट है, तो 12 से कम, अगर नॉन प्रेग्नेंट है तो 12 ग्राम परसेंटेज से कम हीमोग्लोबिन को एनीमिया की कैटेगरी में रखा जाएगा। और वहीं फीमेल की जगह कोई मेल है, एडल्ट मेल, फीमेल की जगह कोई एडल्ट मेल है तो उसमें 13 ग्राम परसेंटेज से कम हीमोग्लोबिन है तो एनीमिया की कैटेगरी में रखा जाएगा। तो प्रेग्नेंट लेडी है तो 11, नॉन प्रेग्नेंट है तो 12 और एडल्ट मेल है तो 13 ग्राम परसेंटेज, ये हीमोग्लोबिन का लेवल है। इससे कम अगर हीमोग्लोबिन होएगा तो वो एनीमिया की कैटेगरी के अंदर आएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, ए। लोवेस्ट आयरन कंटेंट इज प्रेजेंट इन, सबसे कम अमाउंट में आयरन किस में होता है, लोवेस्ट आयरन मतलब सबसे कम अमाउंट में आयरन किस कंटेंट किस फूड आइटम में होगा, मिल्क, लीवर, मीट और फिश। चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, सबसे कम आयरन कौन से फूड प्रोडक्ट के अंदर होएगा इन चार में से। बहुत ही फेमस लाइन है, मिल्क इज ए पुअर सोर्स ऑफ आयरन, और ये बात बिल्कुल सत्य है और आप सब लोगों ने बिल्कुल सही से पहचाना है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मिल्क जो होता है उसमें सबसे लोवेस्ट अमाउंट के अंदर आयरन होता है, पर 100 ग्राम मिल्क की अगर हम बात करें तो 0.2 टू 0.3 मिलीग्राम जो है वो आयरन होता है सिर्फ। तो आयरन का सबसे पुअर सोर्स जो है वो कौन होता है, मिल्क, ओनली 0.2 टू 0.3 मिलीग्राम आयरन होता है पर 100 ग्राम मिल्क के अंदर। तो सबसे पुअर सोर्स, सबसे लेस अमाउंट में आयरन किस में पाया जाता है,
मिल्क के अंदर। लीवर, मीट और फिश जो होता है उनके अंदर आयरन मिल्क की तुलना में कई गुना ज्यादा होता है। ओरल आयरन पिल्स और आयरन इंजेक्शन मस्ट बी टेकन अलोंग विद। ओरल आयरन पिल्स जो होती है या आयरन के इंजेक्शन लिए जाते हैं, जब ये लिए जा रहे हैं तो इसको किसके साथ में लिया जाना चाहिए, मतलब अलोंग विद किस किस ऐसे प्रोडक्ट के साथ में इनको बॉडी के अंदर लेना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है हाई डोज ऑफ विटामिन ए, सेकंड डोज है हाई डोज ऑफ विटामिन सी, थर्ड है हाई डोज ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड और फोर्थ है हाई डोज ऑफ विटामिन डी। इस कंसेप्ट से कई बार एग्जाम में सवाल बना हुआ है कि जब आप किसी मरीज को आयरन दे रहे हैं, फोलिक एसिड आयरन दे रहे हैं, आयरन ओरल फॉर्म में दे रहे हैं या इंजेक्टेबल फॉर्म में दे रहे हैं, तो आयरन के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मैक्सिमम पीपल ने बिल्कुल करेक्ट पहचाना है। बिल्कुल आयरन के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है विटामिन सी। विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। और एस्कॉर्बिक एसिड जो विटामिन सी होता है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी। आयरन के एब्जॉर्प्शन में कौन मदद करेगा? विटामिन सी। विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। और ये आयरन के एब्जॉर्प्शन में मदद करेगा। तो विटामिन सी जो होता है उसको आयरन ओरल आयरन पिल्स और इंजेक्शन के साथ में लेना होता है ताकि आयरन का बढ़िया एब्जॉर्प्शन हो और बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी जो है उसका फुलफिल हो। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा बी, दैट इज विटामिन सी। What is absent in breast milk? ब्रेस्ट मिल्क, व्हाट इज एब्सेंट इन ब्रेस्ट मिल्क? ब्रेस्ट मिल्क के अंदर क्या चीज एब्सेंट होती है? क्वेश्चन ने पूछा है ब्रेस्ट मिल्क के अंदर कौन सी चीज जो है वो एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती है। ऑप्शन देखिएगा, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ए। फटाफट से अपना जवाब पुट करिएगा। ब्रेस्ट मिल्क के अंदर क्या चीज नहीं पाई जाती है? विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फटाफट से जवाब लिखिएगा। चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूले। अगर आपको रियली में ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको एमसीक्यू समझ आ रहे हैं, आप समझ पा रहे हो कि इस तरीके के एमसीक्यू जो है वो बहुत हेल्पफुल है, तो मैक्सिमम लोगों के पास पहुंचाए तो ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है वो सार्थक होए। तो इसको पहुंचाने की कोशिश करें, अपनी तरफ से 100% दे ताकि मैक्सिमम पीपल जो है इसका फायदा उठा सके और हम जिस मोटो को लेके चल रहे हैं उसमें फुलफिल हो सके। बहुत बढ़िया, मैक्सिमम पीपल ने करेक्ट आंसर दिया। सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। विटामिन डी जो है, विटामिन डी जो है ये सबसे लीस्ट अमाउंट के अंदर, विटामिन सी जो होता है, विटामिन डी जो होता है वो सबसे लीस्ट क्वांटिटी के अंदर होता है ब्रेस्ट मिल्क में। एब्सेंट, लगभग एब्सेंट होता है या न के बराबर, बहुत ही लीस्ट अमाउंट के अंदर, है ना, बहुत लेस होता है। इसलिए अपन इसको मतलब प्रेजेंट होते हुए भी न के बराबर है ऐसा हम मानते हैं। तो ब्रेस्ट मिल्क में विटामिन डी जो होता है वो बहुत लीस्ट क्वांटिटी में, लेस अमाउंट में, न के बराबर होता है, इसलिए सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, विटामिन डी। साल्टर स्केल जो होती है इज ए यूजफुल मेथड एम्प्लॉयड इन द फील्ड टू मेजर। साल्टर स्केल जो होती है वो काम में ली जाती है, किसके मेजरमेंट के अंदर काम में लिया जाता है? चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, फटाफट से जवाब लिखिएगा। मिड आर्म सरकमफ्रेंस, लेंथ एट बर्थ, स्किन फोल्ड थिकनेस, बर्थ वेट। साल्टर स्केल कहां पे काम ली जाती है? मिड आर्म सरकमफ्रेंस एमएसी, लेंथ एट बर्थ, स्किन फोल्ड थिकनेस, बर्थ वेट। बहुत बढ़िया, मैक्सिमम पीपल जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, बहुत अच्छे। साल्टर स्केल जो होती है वो बर्थ वेट को मेजर करने की स्केल होती है। एक काम में लेते हैं अपन वेइंग मशीन, है ना, एक काम में लेते हैं अपन वेइंग मशीन, और इसके अलावा एक काम में लेते हैं साल्टर स्केल, जिसमें साल्टर स्प्रिंग स्केल भी बोलते हैं इसको, है ना, स्प्रिंग, साल्टर स्प्रिंग स्केल बोलो या साल्टर स्केल बोलो, स्प्रिंग लगा होता है। कम्युनिटी सेटअप में इसको यूज किया जाता है, वजन को मेजर करने की स्केल होती है। मिड आर्म सरकमफ्रेंस जो है इसको मेजर करने के लिए काम में लिया जाता है साकिर स्टेप। ये भी पूछा हुआ सवाल है, कई बार पूछा हुआ सवाल है, याद रख लीजिएगा। साकिर स्टेप जो होती है वो काम में ली जाती है मिड आर्म सरकमफ्रेंस को मेजर करने के लिए, और साल्टर स्केल काम में ली जाती है बर्थ वेट को मेजर करने के लिए। लेंथ को मेजर करने के लिए इन्फेंटोमीटर काम में लिया जाता है। एट बर्थ लेंथ को मेजर करने के लिए इन्फेंटोमीटर काम में लिया जाता है ना। और स्किन फोल्ड थिकनेस को मेजर करने के लिए हेलिप कैलिबर जो है वो काम में लिया जाता है। तो ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट है जो डिफरेंट मेजरिंग यूनिट के अंदर आता है। जब हम पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर
एंथ्रोपोमेट्रीज पढ़ते हैं तो जो ग्रोथ को मेजर करने वाले एंथ्रोपोमेट्री है उनको मेजर करने के ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछा साल्टर स्केल, तो करेक्ट आंसर बनेगा डी, और दैट इज बर्थ वेट। इसको मेजर करने का जो मेथड है, जो स्केल काम में लिया जाता है, वो साल्टर स्केल है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़े। इसी तरीके के मजेदार एमसीक्यू सुनने के लिए जुड़े हुए रहिए मेरे यूट्यूब चैनल से। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर डालें, और इसके अलावा इस चैनल उस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाए, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने, स्वार्थी ना बने। सारथी का मतलब है कि आप मैक्सिमम लोगों की मदद करें, ताकि जिन लोगों को इस कंटेंट की जरूरत है और इस चैनल के बारे में उनको नहीं पता है, वो लोग भी इससे अवेयर होवे और डेली अपने ज्ञान के अंदर कुछ बूस्ट अप ला सके। क्योंकि हमारा पर्पज है आपका ज्ञान बढ़ाना, और जिस आदमी के पास में ज्ञान होगा वो किसी भी एग्जाम को करेक्ट करने के योग्य बन जाएगा। तो इसी तरीके से अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए और लोगों की मदद करते रहिए। जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।